हेलो स्टूडेंट, मैं शहजाद खान, असिस्टेंट टीचर ऑफ कॉमर्स, सरदार पटेल हिंदू इंटर कॉलेज शाहजहाँपुर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इससे पहले मैंने फाइनल अकाउंट चैप्टर शुरू किया था, जिसमें फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको निर्माणी खाता यानी कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट समझाया था। और आज हम सभी स्टूडेंट व्यापार खाता समझेंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में हम लोगों ने देखा था कि ऐसे व्यापारी जो वस्तुओं का निर्माण करते हैं तो वो अपने यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पहले बनाते हैं और उसके बाद व्यापार खाता बनाते हैं, उसके बाद लाभ हानि खाता, उसके बाद आर्थिक चिट्ठा बनाते हैं। अपने एक साल के यानी कि अकाउंटिंग प्रोसेस में मैंने आपको बताया था, सबसे पहले जर्नल रोजनामचा यानी कोई लेन देन करते हैं उसे रोजनामचे में लिखा जाता है। रोजनामचे के बाद खाता बही के बाद तलपट, तलपट के बाद अंतिम खाते। तो अंतिम खाते में व्यापार खाता हम सीख चुके हैं और निर्माणी खाता हम सीख चुके हैं पहले से। मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। आज हम व्यापार खाता शुरू करेंगे। तो देखिए, व्यापार खाते में क्या होता है कि निर्माणी खाते से हमने जो माल था बनकर तैयार हुआ था उसकी लागत ज्ञात करी थी। इसके बाद लाभ हानि खाता, जो माल का निर्माण व्यापारी करते हैं वो भी बना सकते हैं, और जो बना बनाया माल लाते हैं और उसे बेचते हैं तो वो भी बनाते हैं। ठीक है, जैसे उस दिन मैंने एग्जाम्पल दिया था आप लोग कि आप दो तरीके से व्यापार कर सकते हैं। एक तो माल का निर्माण करते और करके एक बना बनाया माल ला कर बेचें। तो जब हम सपोज कर लीजिए हम बना बनाया माल एक हमारा फर्नीचर का शोरूम है, हम बना बनाया फर्नीचर सहारनपुर, गाज़ियाबाद या हापुड़ से लाते हैं और यहाँ शाहजहाँपुर में आकर बेचते हैं। तो अब हमें निर्माणी खाता बनाने की आवश्यकता नहीं है, केवल व्यापार खाता बनाएंगे। तो व्यापार खाता बनाते समय पहले हमें ये मालूम होना चाहिए आखिर व्यापार खाता हम बनाते क्यों हैं। तो व्यापार खाते का मेन मकसद होता है, हमने माल क्रय किया और माल को बेचा, तो क्रय विक्रय के द्वारा हमको व्यापार से कितना सकल लाभ या सकल हानि या कुल लाभ या कुल हानि हुई है, इसको ज्ञात करने के लिए हम व्यापार खाता यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाया करते हैं। और इसमें कुछ चीज़ें आपको ध्यान रहे कि इसमें भी एक ऋणी पक्ष होता है और एक धनी पक्ष होता है। ऋणी पक्ष में का लिखा जाता है और धनी पक्ष में से लिखा जाता है। तो थोड़ा सा इसके लिए हम ध्यान दें कि इसका व्यापार खाता कैसे बनता है, प्रारूप बताएंगे आपको और कुछ उद्देश्य इसके हम ज्ञात कर लेते हैं। एक चीज़ यहाँ पर अभी मैंने बताया था, सकल लाभ या सकल हानि। देखिए, सकल का मतलब होता है ऐसा लाभ जिसमें अभी कुछ व्यय घटना बाकी रह गए हों, यानी सारे जब व्यय घट जाएं, सारे खर्चे घट जाएं, तब तो वो शुद्ध लाभ बन जाता है या शुद्ध हानि बन जाता है। लेकिन कुछ खर्चे अभी बाकी रह गए, कुछ खर्चे घट गए, तो उसको हम सकल लाभ या सकल हानि, सकल लाभ कहेंगे। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा हमारे यहाँ पर गैस सिलेंडर आता है, तो गैस सिलेंडर पर दो वजन लिखे होते हैं, दो वेट लिखे होते हैं। एक होता है ग्रॉस वेट, एक होता है नेट वेट। तो ग्रॉस वेट का मतलब होता है उसमें सिलेंडर और गैस दोनों का वजन इंक्लूड है, और नेट वेट का मतलब होता है केवल गैस का वेट इंक्लूड है। तो जहाँ पर भी ग्रॉस की बात करेंगे, हम सकल की बात करेंगे या कुल की बात करेंगे, तो इसका मतलब उसमें अभी कुछ व्यय घटना बाकी रह गए हैं। अब हम देखें यहाँ पर व्यापार खाता बनाने के जो उद्देश्य हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहला होता है सकल लाभ या सकल हानि ज्ञात करना। दूसरा होता है गत वर्षों के क्रय विक्रय से चालू वर्ष के क्रय विक्रय की तुलना करना। भाई पिछले साल हमने कितना खरीदा था, इस बार कितना खरीदा और इस बार हमारी सेल कितनी हुई है। कहीं ऐसा तो नहीं बिक्री हमारी डाउन होती चली जा रही, डाउन होने का मतलब हमारा कस्टमर हमसे टूट रहे हैं, तो इनको भी कंपेरिजन करना। व्यापार संबंधी व्यय और सकल लाभ बिक्री के अनुसार कम है या अधिक है, इसका पता लगाना। भाई पिछले साल की बिक्री के हिसाब से, पिछले साल की बिक्री पर हमारा इतना सकल लाभ था, इस साल की बिक्री पर इतना है, तो पिछले साल से ये बिक्री के हिसाब से कम तो नहीं हो गया सकल लाभ, ये ज्ञात करना। इसके अलावा आता है संपूर्ण प्रत्यक्ष व्ययों का लाभ पर प्रतिशत ज्ञात करना, एक उद्देश्य होता है इसका। यानी कि व्यापार खाता जब बनता है तो व्यापार खाते में
देखिए जहाँ पर भी मैंने आपको बताया था प्रॉफिट की बात चलती है, लाभ की बात चलती है या हानि ज्ञात करने की, तो इसका एक ही फार्मूला होता है, एक तरफ व्यय लिखे जाते हैं, एक तरफ लाभ लिखे जाते हैं, यानी कि आय लिखी जाती है। ठीक है, तो आय अगर अधिक हो और व्यय कम हो तो प्रॉफिट है, व्यय अधिक हो जाए तो लाभ और आय कम रह जाए तो आपकी हानि हो जाती है। तो यहाँ पर जो व्यय की बात करेंगे हम, वो प्रत्यक्ष व्ययों की बात करते हैं। व्यापार खाते में जितने व्यय लिखे जाते हैं वो प्रत्यक्ष व्यय होते हैं, और लाभ हानि खाते में जो व्यय लिखे जाते हैं, इसके बाद जो लाभ हानि खाता बनेगा उसको अप्रत्यक्ष व्यय लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर जो हम लाभ का प्रतिशत ज्ञात करेंगे वो प्रत्यक्ष व्ययों पर लाभ का प्रतिशत कितना हुआ ये ज्ञात कर सकते हैं। बिक्री पर लाभ के प्रतिशत की दर ज्ञात कर सकते हैं। यदि सकल लाभ कम है तो इसके कारणों का भी पता लगा सकते हैं व्यापार खाता जब बनाएंगे हम, और बढ़ाने का प्रयत्न भी करेंगे। क्या कारण रहा है उस कारण को ख़त्म कर कोशिश करेंगे हटाने की, तो हमारा व्यापार बढ़ जाएगा लाभ। व्यापार के प्रत्यक्ष व्ययों का क्रय पर प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। वस्तु की लागत व विक्रय मूल्य निर्धारित करना, वस्तु की लागत कितनी हुई आई है और वस्तु का लागत के हिसाब से उसका विक्रय मूल्य कितना हमें रखना चाहिए। चालू वर्ष के शेष माल की गत वर्ष के शेष माल से तुलना कर सकते हैं, यानी चालू वर्ष में कितना क्लोजिंग स्टॉक बचा था और पिछले वर्ष में क्लोजिंग स्टॉक कितना है, इसकी तुलना कहीं ऐसा तो नहीं हमारा माल बच जाता हो। अनावश्यक व्ययों पर नियंत्रण करने के लिए भावी हानि से सुरक्षा। तो ये जो होते हैं हमारे व्यापार खाते के जो आपके उद्देश्य होते हैं बनाने के, वो ये उद्देश्य होते हैं। इसके बाद देखिए आता है व्यापार खाते की जो मदें होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो मैंने आपको बताया था एक तो ऋणी पक्ष होता और एक धनी पक्ष होता। अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पर जो आप व्यापार खाता बनाते हैं तो इसमें माल आप तैयार माल लाते हैं और उसे बेचते हैं। तो तैयार माल लाते हैं और यहाँ पर लाभ ज्ञात करना, सकल लाभ ज्ञात करना इसका उद्देश्य होता है। तो सकल लाभ कैसे ज्ञात होगा, जैसे सपोज कर लीजिएगा मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। आपने 5 लाख रुपए का माल क्रय किया था और उस माल को आपने 6 लाख रुपए में बेच दिया, तो लाभ कितना हुआ, 1 लाख रुपए का हुआ। अब 1 लाख का लाभ कैसे निकाला जाएगा, एक ऋणी पक्ष बना लीजिए आप, एक धनी पक्ष बना लीजिए। ऋणी पक्ष में जो है क्रय लिख दीजिएगा और धनी पक्ष में विक्रय लिख दीजिएगा। अगर विक्रय ज़्यादा का हुआ तो इसका मतलब धनी पक्ष का टोटल ज़्यादा है, धनी पक्ष का टोटल में से ऋणी पक्ष के टोटल को माइनस कर दीजिए तो लाभ आ जाएगा। अगर माल खरीदा ज़्यादा का है बेचा कम में है तो ऋणी पक्ष का टोटल ज़्यादा है और धनी पक्ष का कम है, तो ऋणी में से धनी को माइनस कर दीजिए तो अंतर धनी में आएगा, यानी कि क्रेडिट साइड में आएगा, तो हानि हो जाएगी। तो ये प्रॉफिट निकालने का तरीका है। तो अब कहने का सीधा सा मतलब है क्रय या क्रय से संबंधित जो व्यय हैं उनको ऋणी पक्ष में लिख दीजिएगा, विक्रय और जो भी है विक्रय है उसे धनी पक्ष में लिख दीजिए। तो और थोड़ा डिटेल से हम बात करें, इसी एग्जाम्पल को आप ले लीजिएगा। जैसे 5 लाख रुपए का मैंने माल खरीदा था, 6 लाख में बेच दिया और मेरे पास अभी माल भी बचा हुआ पड़ा हुआ जो बिका नहीं है 50,000 रुपये का। तो ज़रा ध्यान दीजिए प्रॉफिट कितना हुआ, 5 लाख का खरीदा था, 6 लाख का बिक गया और 50,000 का अभी बचा पड़ा, तो वो भी तो बिक जाएगा 50,000 का। तो टोटल 6.5 लाख रुपए का बिक रहा 5 लाख वाला, तो प्रॉफिट कितना हुआ आपका, प्रॉफिट हुआ 1.5 लाख रुपए का। तो कहने का मतलब फॉर्मेट क्या बना, ऋणी पक्ष में लिख दीजिएगा क्रय, धनी पक्ष में लिख दीजिएगा विक्रय और धनी पक्ष में ही लिखें अंतिम रहतिया, जो माल बच जाता है बिकने से उसे अंतिम रहतिया कहते हैं। तो धनी पक्ष का देखिए 6 लाख और अंतिम रहतिया 50, 6.5 लाख रुपए धनी पक्ष का टोटल हो जाएगा। 5 लाख रुपए इसे माइनस करेंगे ऋणी पक्ष को, तो आपका जो अंतर बचेगा वो 1.5 लाख रुपए का सकल लाभ बच जाएगा। अब यहाँ पर और चीज़ें आएंगी, देखिए और चीज़ें, जैसे आपने जब वर्ष आपका स्टार्ट हुआ था तो उस समय आपके पास 20,000 रुपये का माल पिछले साल का बचा हुआ पड़ा था, 5 लाख का और ख़रीद के लाए तो कितना हो गया, 5,20,000 हो गया। 5,20,000 के माल को 6 लाख माल में से 6 लाख का तो बेच दिया, 50,000 का बचा पड़ा, तो कितना प्रॉफिट होगा, अच्छा भाई 5,20,000 का टोटल माल हो गया क्योंकि पिछले साल वाला भी इस बार बेच रहे हैं। तो 6,50,000 में से 5,20 घटा दो तो 1,30,000 का प्रॉफिट। अब फॉर्मेट क्या बना आपका जो प्रारूप बना व्यापार खाते का वो बना, सबसे पहले आप प्रारंभिक रहतिया जो पिछले साल का बचा होता वो इस साल के लिए प्रारंभिक रहतिया होता, उसे ऋणी पक्ष में लिखेंगे प्रारंभिक रहतिया खाते का, क्रय खाते का। अगर क्रय वापसी है तो क्रय वापसी का मतलब वो तो हमने माल वापस कर दिया, वो क्रय है ही नहीं इस साल का, तो उसे क्रय में से माइनस कर देंगे। धनी पक्ष में लिखेंगे
विक्रय, अगर विक्रय वापसी है तो यानी कि वो माल वापस आ गया तो वो बिका ही नहीं, ये मान लेंगे, तो विक्रय वापसी को विक्रय में से माइनस कर देंगे और धनी पक्ष में अंतिम रहतिया लिख जाएगा। इसके बाद देखिए, जब हम बनाया माल लाते हैं तो उस माल से संबंधित जो क्रय से संबंधित खर्चे होते हैं, या कह दें क्रय से संबंधित खर्चे, या माल को शोरूम में यानी कि ले जाने से पहले और माल अगर बनाना होता तो इसे हम ये भी कह देते हैं कि फैक्ट्री से संबंधित खर्चे, क्योंकि माल फैक्ट्री में बनता है, या माल तैयार होने से पहले के खर्चे, कभी कभी ये भी हो जाता है। तो ऐसे व्यय जो होते हैं क्रय से संबंधित होते हैं, फैक्ट्री से संबंधित होते हैं, और दूसरा आपका माल तैयार होने से पहले के खर्चे होते हैं। इन व्ययों को हम प्रत्यक्ष व्यय कहते हैं। तो प्रत्यक्ष व्यय जितने भी होते हैं उन सब को भी उसमें जोड़ दिया जाता है। भाई माल हमने 20,000 का, हमारे पास अभी मैंने एग्जाम्पल दिया, 20,000 का प्रारंभिक रहतिया था, 5 लाख का खरीदा, और क्रय से संबंधित जो खर्चे थे या माल तैयार होने से पहले के या फैक्ट्री से संबंधित, कभी कभी ऐसा होता है कच्चा माल लाते हैं, उसके लिए भी हम निर्माणी खाता ना बना के यही वाला व्यापार खाता बना के भी ग्रॉस प्रॉफिट डायरेक्ट निकाल लेते हैं। तो उसमें आपका क्रय से संबंधित जो माल तैयार होने से पहले के खर्चे होंगे वो उन्हें ऋणी पक्ष में लिख देते हैं। तो मान लो 30,000 रुपये खर्च हो गए, तो 20,000 का प्रारंभिक रहतिया, 5 का खरीदा, 30,000 रुपये उसे बनाने में या उससे क्रय से संबंधित कर तो 5.5 लाख का पड़ा, और एक 50,000 का आपका बचा हुआ पड़ा, 6 लाख का आपने बेच दिया। तो 6.5 लाख में जब 5.5 लाख माइनस करेंगे तो 1 लाख का सकल लाभ बच जाएगा। तो अब प्रारूप क्या बचा, यानी कि जो चीज़ आपको विक्रय और अंतिम रहतिया में से माइनस करना, उसे सबको एक तरफ लिखो, और विक्रय और अंतिम रहतिया एक तरफ। तो एक तरफ लिखने का मतलब है ये क्रय और क्रय से संबंधित जो व्यय ये सब खर्चे हैं, खर्चों को एक साइड में लिखते हैं। तो हमारा जो प्रॉफिट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका 1 लाख रुपए। भाई 20,000 का आपका ओपनिंग स्टॉक था, और इसके अलावा आपका जो परचेस क्रय करके लाए थे, यानी प्रारंभिक रहतिया 20,000 का क्रय करके लाए थे, 5 लाख का 30,000 रुपये उस पर खर्चे हो गए, और बाकी धनी पक्ष में 6 लाख रुपए का बेचा, और उसमें से 50,000 का क्लोजिंग, 6.5 लाख उधर का टोटल, 5 लाख इधर का, तो सकल लाभ कितना हो गया 1 लाख रुपए का। अब हम कुछ चीज़ें आपको पढ़ लें यहाँ पर, जैसे कि इसमें कहा था धनी पक्ष में, ऋणी पक्ष में व्यापार खाते की जो मदें होती हैं उसमें सबसे पहले प्रारंभिक रहतिया आता है, उसके बाद आता है क्रय, और उसके बाद यहाँ पर देखिए विक्रय वापसी लिखी है। तो कोई चीज़ को अगर क्रेडिट में माइनस करना हो, वैसे विक्रय वापसी को विक्रय में से आप माइनस भी कर सकते हैं। तो धनी को अगर कोई चीज़ कम कर रहा है तो इसका मतलब वो ऋणी भी कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर इनने विक्रय वापसी को ऋणी में लिख दिया। आप बेहतर यही होता है कि विक्रय वापसी को विक्रय में से माइनस कर दिया करें। इसके बाद उत्पादक मजदूरी जो है, मजदूरों की वो क्रय से संबंधित होती है या माल के तैयार होने से पहले का खर्चा होता है, इसलिए ये व्यापार खाते में जाती है। ढुलाई क्रय पर जो ढुलाई है वो व्यापार खाते की ऋणी में लिखेंगे। कोयला, ईंधन, गैस, ये भी माल तैयार होने से पहले का खर्चा होता है, प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है, ये भी ऋणी में। गाड़ी भाड़ा, ये भी माल तैयार होने से पहले, गाड़ी भाड़े का मतलब है ढुलवा कर ला उस पर खर्चा, ये भी पहले। अब देखिए ढुलाई और गाड़ी भाड़ा, अगर इस पर क्रय लिखा हो तब तो आप ट्रेडिंग में ही लिखेंगे, अगर क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो तब भी व्यापार खाते में ही लिखा जाता है, क्योंकि ये समझा जाता है ये क्रय पर ही है। अगर इसने लिख दिया है गाड़ी भाड़ा विक्रय पर, तब ये अप्रत्यक्ष व्यय हो गया, विक्रय से संबंधित हो गया, तब इसे नहीं लिखा जाता है, तब लाभ हानि खाते में लिखा जाता है। कारखाने का प्रकाश कारखाने संबंधित है। निर्माणी व्यय पहले का खर्चा है माल तैयार होने से, और अन्य प्रत्यक्ष व्यय ये सब जो है ऋणी पक्ष में आता है। और सकल लाभ, क्योंकि धनी पक्ष का टोटल जब ज़्यादा होगा तो ऋणी को माइनस करेंगे तो अंतर ऋणी में लिखेंगे, तो उसे भी आप ऋणी पक्ष में ही लिखेंगे तो सकल लाभ आता है। धनी पक्ष में देखो इस खाते में एक तो विक्रय आती, दूसरी ये कह रहा है क्रय वापसी डायरेक्ट लिखते हैं। क्रय वापसी को वैसे क्रय में से माइनस करते हैं ऋणी में से, लेकिन ऋणी को जो चीज़ माइनस करती है, जो चीज़ कम करती है, इसका मतलब है वो धनी में भी लिख सकते हैं अगर उसे माइनस उधर ना करें। वैसे आप कोशिश यही करा करें कि क्रय वापसी को क्रय में से माइनस ही कर दिया करें तो ज़्यादा अच्छा है।
इसके बाद आता है अंतिम रहतिया। और अगर ऋणी पक्ष का टोटल ज़्यादा है, धनी का कम है, यानी खर्चे ज़्यादा हो गए और इनकम हमारी कम रह गई तो हानि होती है, तो सकल हानि आ जाएगी। अब इसके बाद कुछ और चीज़ें हैं। यदि कुछ माल दान में दिया गया हो या निजी व्यय के रूप में निजी प्रयोग के लिए निकाला हो या विज्ञापन के रूप में प्रयोग किया गया था, माल के विक्रेता को किन्हीं कारणवश वापस कर दिया गया हो, तो उसे कुल क्रय में से घटा दिया जाता है। यानी जो माल हम खरीद के लाए उसमें से हमने कुछ दान में दे दिया, तब भी क्रय हमारा कम हो गया। इसके अलावा माल निजी प्रयोग के लिए निकाल लिया या हमने वापस कर दिया, ठीक है, इसे भी क्रय में से माइनस कर देते हैं। सकल लाभ सकल हानि, यानी कि अगर धनी पक्ष का टोटल ज़्यादा है, ऋणी का कम है, तो आपका सकल लाभ आ जाएगा। और ऋणी का ज़्यादा यानी खर्चे ज़्यादा हो जाएं और विक्रय कम रह जाए तो सकल हानि आ जाती है। अब व्यापार खाते की मदों का स्पष्टीकरण, यानी कि प्रारंभिक रहती है। आप जानते हैं पिछले वर्ष के अंत में जो माल बच गया था वो इस साल के लिए क्या कहलाएगा, प्रारंभिक रहती है। क्रय का मतलब है जो माल आपने, क्रय का यहाँ पर मतलब होता है कच्चा माल नकद या उधार, चाहे वो निर्मित माल खरीदें या निर्माण के लिए कच्चा माल खरीदें, लेकिन उधार और नकद दोनों का जो टोटल होता है वो कुल क्रय होता है, उसी को ही लिखा जाता है इसमें। क्रय वापसी अगर है क्वेश्चन में तो क्रय में से माइनस को कर दी जाती है। इसके अलावा मजदूरी, तो यहाँ पर ध्यान देना है आपको, मजदूरी जो है माल तैयार होने से पहले का खर्चा होता है, इसलिए प्रत्यक्ष व्यय होता है, व्यापार खाते के ऋणी में लिखा जाता है। लेकिन इसके साथ में ध्यान रहे, यदि मजदूरी माल के क्रय एवं माल के उत्पादन से संबंधित होती तभी व्यापार खाते में लिखा जाएगा। यदि किसी स्थायी संपत्ति, अब यहाँ पर ध्यान रहे, कोई आपने सपोज कर लीजिए मशीन खरीदी और मशीन को स्थापित कराने में कुछ मजदूरी दी, जैसे 1 लाख की मशीन खरीदी, 5,000 रुपये उसको लगवाने में, इस्टेब्लिश कराने में खर्च हो गए, मजदूरों को दिया आपने, तो अब वो मजदूरी जो है व्यापार खाते में नहीं लिखी जाएगी, वो प्रत्यक्ष व्यय नहीं है, वो माल को तैयार करने का व्यय नहीं है, वो मशीन को लगवाने का व्यय है, तो मशीन की लागत में जोड़ ली जाती है और मशीन 1,05,000 की हो जाती है। ऐसे ही ढुलाई, माल को ढुलवाने का जो खर्चा है वो तो लिखा जाता है व्यापार खाते की ऋणी में, क्योंकि माल से संबंधित है, ढुलाई हो, ठीक है। लेकिन अगर कोई संपत्ति को आप ढुलवा के लाएं तो वो भी संपत्ति में ही जोड़ दिया जाता है। जैसे 5,000 रुपये उसे ढुलवाने में खर्च हो गए तो 1,10,000 रुपये की मशीन की लिखेंगे संपत्ति में, क्योंकि जब आगे और अकाउंट बनाएंगे आप, लाभानी खाता, आर्थिक चिट्ठा, तो जितनी भी संपत्ति हैं वो आर्थिक चिट्ठे में लिखी जाती है, तो उसमें जोड़ दिया जाता है। निर्माण या उत्पादन व्यय, कारखाने संबंधित ईंधन, बिजली एवं कोयला, गैस आदि पर हुए व्यय को व्यापार खाते में लिखा जाएगा। यदि कार्यालय एवं कारखाने का व्यय सम्मिलित रूप से है, इसमें कुछ कार्यालय के भी है उत्पादन व्यय, ठीक है, कोयला गैस, तो उसके अनुपात में, यानी कितना खर्च कार्यालय में हुआ, कितना अलग अलग कर लेंगे, जितना कार्यालय खर्च कार्यालय में लिख देंगे, जितना उसका कारखाने का है उसमें, उससे व्यापार खाते में लिख देंगे। प्रत्यक्ष व्यय, वे समस्त व्यय जो माल का क्रय करने अथवा माल को व्यापारिक स्थल तक लाने, उनके निर्माण, उत्पादन से संबंधित माल को विक्रय योग्य बनाने के होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष व्यय। जैसे कुछ एग्जाम्पल, रेल भाड़ा, गाड़ी भाड़ा, मार्ग बीमा, चुंगी, ढुलाई, श्रमिकों की मजदूरी, सरकारी कर जैसे आयात कर, उत्पादन कर आदि, ये सब जो होते हैं, जैसे कोयला, गैस, पानी, बिजली, ये सब प्रत्यक्ष व्यय होते हैं और प्रत्यक्ष व्यय को ऋणी पक्ष में लिखा जाता है। अब धनी पक्ष का अगर टोटल ज़्यादा है और ऋणी का कम है तो उसे सकल लाभ आगे ले गए ये लिख देंगे, इंग्लिश में ग्रॉस प्रॉफिट CD लिख देते हैं। इसके बाद धनी पक्ष में देखिए विक्रय लिखा जाता है। अब विक्रय यहाँ पर नकद और उधार दोनों विक्रय का योग लिखेंगे और अगर विक्रय वापसी है तो उसमें से माइनस कर देंगे तो शुद्ध बिक्री आपकी बच जाएगी। अंतिम रहतिया लिख देंगे तो अंतिम रहतिया, अब यहाँ पर भी ध्यान रखना है आपको, अंतिम रहतिया जो माल अंत में बच जाए उसे अंतिम रहतिया कहते हैं। अब अंतिम रहतिये के अगर 2 मूल्य दिए हों, एक बाजार मूल्य या एक लागत मूल्य, तो इन दोनों में जो मूल्य कम होता है उसे लिखते हैं। एक ही मूल्य दिया तब तो कोई बात नहीं है, वही लिख दीजिए जो दिया है। अंतिम रहतिये का मूल्य किसी भी दशा में उसकी लागत मूल्य से अधिक नहीं होना चाहिए। इसका मुख्य कारण यही है कि जब व्यापार में कोई लाभ प्राप्त नहीं हो जाता तब तक उसे लाभ नहीं माना जाता। लेकिन यदि कोई, ये भी एक अवधारणा होती है हमारी, कॉन्सेप्ट होता उसका, उसके अकॉर्डिंग है, और जिसे हम कहते हैं
कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेटिज्म को हिंदी में कंजर्वेटिज्म, रूढ़वादी अवधारणा। तो रूढ़वादी अवधारणा हमें ये बताती है कि इनमें जो मूल्य कम होता है उसके हिसाब से लिखा जाता है, क्योंकि ज़्यादा मूल्य लिखने का मतलब हमने ज़्यादा प्रॉफिट मान लिया और प्रॉफिट अभी हमें होगा या नहीं होगा इसका निश्चय नहीं है। इसलिए सकल हानि क्या होती है? जब ऋणी पक्ष का टोटल ज़्यादा हो, धनी पक्ष का कम है, तो सकल हानि आ जाती है। और सकल हानि को भी यही लिख देंगे, सकल हानि आगे ले गए, यानी कि ग्रॉस लॉस शीट इंग्लिश में। इसके बाद हम अब कुछ चीज़ें हम इधर देखते हैं प्रारूप इसका। तो देखिए ये प्रारूप है, ऊपर हम लिखेंगे व्यापार खाते का नमूना, व्यापार खाता, और यहाँ पर ईयर डेट लिख देंगे। जैसे आपका 31 दिसंबर 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष का है, तो 31 दिसंबर 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष का ये लिख देंगे, या जिस ईयर का है वो आगे लिख देंगे। इसमें ऋणी पक्ष इधर आ गया, धनी पक्ष इधर आ गया। अब ऋणी पक्ष में देखो सबसे पहले प्रारंभिक रहतिया, फिर क्रय खाता, क्रय खाते में से क्रय वापसी, निजी प्रयोग के लिए माल दान में दिया और क्रय की कटौती, इसे माइनस कर देंगे। बाकी ये प्रत्यक्ष व्यय आ जाते हैं। गाड़ी भाड़ा क्रय पर, अगर विक्रय पर है तो लाभ हानि खाते में जाता है ऋणी में, क्रय पर है तो इसमें। क्वेश्चन में क्रय विक्रय कुछ ना दे तो हमेशा क्रय पर मानेंगे, ऋणी में ही लिखेंगे व्यापार खाते पे। मजदूरी खाते का, मजदूरी व वेतन खाते का। अब ये भी ध्यान रखें, कभी कभी मजदूरी और वेतन एक ही में दिया होता है, एक ही में लिखा होता है मजदूरी वेतन 5000। तो जो शब्द पहले है, अगर मजदूरी पहले है तो व्यापार खाते में लिखा जाएगा, और अगर वेतन पहले है तो लाभ हानि खाते में लिखा जाएगा। वेतन पहले होने का मतलब है उसमें अप्रत्यक्ष व्यय, वेतन की मात्रा ज़्यादा है, मजदूरी की कम है। और मजदूरी पहले होने का मतलब मजदूरी बहुत ज़्यादा है, वेतन उसमें थोड़ा है। या ये समझ लीजिए जो वेतन होगा वो फैक्ट्री में किसी से रिलेटेड होगा ये। और इसके बाद आगत वाहन व्यय खाते का, ठीक है। ये आगत का मतलब है आने पर वाहन व्यय का, तो आने आएगा क्या, कच्चा माल आएगा या क्रय करेंगे वो आएगा, तो उस पर जो है माल तैयार होने से पहले का खर्चा भी कह सकते हो, क्रय से संबंधित कह सकते हो। इसके बाद आंतरिक ढुलाई व्यय खाते का लिखते हैं ऋणी में, और धनी में से लिखते हैं। तो आंतरिक ढुलाई का मतलब है माल को लाने पर, आंतरिक का मतलब अंदर आना, अंदर आएगा कौन सा माल, खरीद के आएगा, तो खरीद पर जो व्यय है वो ऋणी में लिखते हैं। कोयला, बिजली, गैस, पानी, कारखाने का बिजली, ये सब प्रत्यक्ष व्यय हैं, माल तैयार होने से पहले के खर्चे हैं, फैक्ट्री से कारखाने संबंधित होते हैं, ऐसे खर्चों को हम प्रत्यक्ष व्यय कहते हैं। कारखाने का किराया, निर्माण या उत्पादन व्यय खाता, कोयला, गैस व ईंधन खाते का, ढुलाई एवं भाड़ा खाते का, कारखाना व्यय खाते का, ईंधन व्यय खाते का, रेल गाड़ी भाड़ा खाते का। तो ये सारे व्यय जो हैं वो आपका प्रत्यक्ष व्यय है। प्रत्यक्ष व्यय व्यापार खाते के ऋणी में लिखे जाते हैं। अब धनी में देखो, धनी में क्या क्या आ जाएगा आपका, एक तो विक्रय खाते, एक क्या आ गया आपका, एक ये आपका ऋणी पक्ष है ये, और ये आपका धनी पक्ष है। तो धनी में देखिए सब एक आ गया आपका विक्रय खाते से, इसके अलावा आपका जो है विक्रय खाते से, और इसमें से बिक्री वापसी माइनस कर देंगे, और अंतिम रहतिया से। तो ये अब इसका टोटल देखो ये करना, ये अभी सकल लाभ या सकल हानि ये दोनों को अभी नहीं लिखना होता, क्योंकि इनमें से एक ही चीज़ आती है, या तो सकल लाभ आएगा या सकल हानि। अभी देखिए यहाँ पर आपने ये सकल हानि आपको नहीं लिखनी है, ठीक है। अब इसका टोटल कर देना है क्रेडिट का। अगर धनी पक्ष का टोटल ज़्यादा आ रहा है, ये यहाँ पर धनी पक्ष का टोटल रफ पे कर लीजिएगा और ऋणी पक्ष का रफ पे कर लीजिएगा। अगर धनी पक्ष ज़्यादा है, ऋणी कम है, तो जितना अंतर बचता है उसे हम सकल लाभ कहेंगे, जो कि अंतर की राशि, यानी धनी ज़्यादा है और ऋणी कम है तो सकल लाभ आ जाएगा। अब अगर ऋणी ज़्यादा हो, अंतर लिख लीजिएगा, ऋणी ज़्यादा है तो आप इसे सकल लाभ को यहाँ नहीं लिखेंगे, ठीक है। ऋणी ज़्यादा है और धनी कम है, तो वही ऋणी वाला टोटल जो है वो यहाँ पर भी वही टोटल लिखिए, यहाँ पर भी वही। इसमें से इधर धनी का टोटल माइनस करेंगे तो जो अंतर बचेगा उसे हम क्या कहेंगे, सकल हानि कहेंगे, ठीक है। धनी का ज़्यादा है, ऋणी का कम है, तो टोटल कौन सा आएगा, जो टोटल ज़्यादा, धनी वाला ज़्यादा है तो धनी वाला टोटल यहाँ भी तो अंतर सकल लाभ। ऋणी का टोटल ज़्यादा है तो ऋणी वाला टोटल यहाँ पर भी
यहाँ पर भी ऋणी और यहाँ पर भी ऋणी, ठीक है, क्योंकि दोनों ही टोटल आप एक ही जगह लिखते हैं। जो टोटल ज़्यादा होता है उसे लिख लेते हैं, ज़्यादा वाले टोटल को हमेशा लिखा जाता है और कम वाली फिगर को माइनस करके सकल लाभ या सकल हानि आ जाती है। ये इसका इंग्लिश प्रोफार्मा दिया है। इंग्लिश में ओपनिंग स्टॉक कहा जाता है। प्रारंभिक रहती है को इसे परचेज में से परचेज रिटर्न, ड्रॉइंग गुड्स, डोनेशन ऑफ गुड्स और डिस्काउंट ऑन परचेज ये माइनस कर देते हैं। इसे फ्रेट ऑन परचेज कहते हैं, ढुलाई या भाड़े को। वेजेस एंड सैलरी, कैरेज इनवर्ड एक्सपेंसेस, कोल, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी, फैक्ट्री रेंट, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, कोयल गैस एंड फ्यूल, कैरेज एंड फ्रेट और फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फ्यूल एक्सपेंसेस, रेलवे फ्रेट। इधर आपका सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक। अब वही क्रेडिट का टोटल अगर ज़्यादा, इसमें से एक ही लिखा जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। इधर क्रेडिट लिखते हैं, इसे डेबिट लिखते हैं। क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है तो अंतर डेबिट में लिख देंगे ग्रॉस प्रॉफिट, और डेबिट का टोटल ज़्यादा है तो अंतर क्रेडिट में लिख देंगे ग्रॉस लॉस। आई थिंक आपको ये पूरा ट्रेडिंग अकाउंट समझ में आ गया होगा और आप लोग 2-3 बार इस वीडियो को अच्छे से पढ़िएगा। कल मैं इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको कराऊंगा। थैंक यू।